डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 3 का टॉपिक एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में एमिनो एसिड्स के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने एमिनो एसिड्स के बनाने की विधियां, संश्लेषण और एमिनो एसिड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज मैं एमिनो एसिड्स के जीटर आयन स्ट्रक्चर और समविभव बिंदु जिसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि विद्युत कण संचलन के बारे में बताऊंगी आज। तो देखते हैं कि एमिनो अम्ल की जो जीटर आयन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है। एमिनो एसिड्स में दो ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरा एमिनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है और NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का है। ये COH और NH2 समूह आपस में अभिक्रिया करके एक इंटरनल साल्ट का निर्माण कर लेते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक लवण। और यही कारण है कि एमिनो एसिड के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपल जो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे भी भिन्नता को प्रदर्शित करती है और जो एमिनो कंपाउंड्स है उनसे भी भिन्नता को प्रदर्शित करती है। तो जब इन दोनों में NH2 और COH की अंतर क्रिया से जो हमें आंतरिक लवण प्राप्त होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों ग्रुप पर चार्जेस होते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं इसमें, एक नेगेटिव पोल और ये दूसरा पॉजिटिव पोल। एक्चुअली होता ये है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस NH2 पर आ जाता है और NH3+ बन जाता है। हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल के आता है तो इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो इस द्विध्रुवी संरचना के रूप में एग्जिस्ट करने लगता है। इसमें दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डाईपोलर स्ट्रक्चर, या हम इसको कहते हैं जीटर आयन, या हम इसको कहते हैं एम्फोलाइट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके तीन नाम है, डाईपोलर आयन, जीटर आयन और एम्फोलाइट आयन। एमिनो एसिड का जो डाईपोलर स्ट्रक्चर है, द्विध्रुवी जो संरचना है, उसकी पुष्टि हम कई गुणों के द्वारा कर सकते हैं। जो एलिफेटिक एमीन और कार्बोक्सिल यौगिक होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं और ये वाष्पशील यौगिक होते हैं, लेकिन एमिनो एसिड अवाष्पशील और क्रिस्टलाइन ठोस है और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च है। उच्च ताप पर ये विघटन के साथ गलित हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स के जो विलयनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मान भी उच्च होता है। एमिनो एसिड्स के डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी उच्च होता है। एमिनो एसिड की जो अम्लता और क्षारकता है उसका मान अपेक्षाकृत निम्न होता है। अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो उसके लिए Ka की वैल्यू होती है नियर अबाउट 10⁻⁵, लेकिन एमिनो एसिड के लिए जो Ka की वैल्यू है 10⁻10 है। और इसी तरह से एलिफेटिक एमीन के लिए Kb की वैल्यू है 10⁻⁴, लेकिन एमिनो एसिड्स के लिए Kb की वैल्यू जो है 10⁻12 है, यानी कि एमिनो एसिड जो संगत अपने कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन है उनकी तुलना में कम अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। एमिनो एसिड्स जल में विलेय हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों के आधार पर भी ये देखा गया है कि एमिनो एसिड में फ्री COH ग्रुप और फ्री NH2 ग्रुप नहीं होता, यानी कि ये दोनों आपस में अंतर क्रिया कर लेते हैं। और तो NH2 ग्रुप NH3+ के फॉर्म में होता है और COH ग्रुप CO- के फॉर्म में होता है और एक डायपोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुवी आयन या एम्फोलाइट भी हम कह सकते हैं। तो इन गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि एमिनो एसिड की जो संरचना है वो द्विध्रुवी संरचना है और संरचना होगी NH3+ CHR CO-। इस संरचना में जो एमिनो एसिड का अम्लीय गुण है
वो इस NH3 प्लस के कारण होता है, और जो क्षारीय गुण है वो CO माइनस के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर NH3 प्लस एक प्रोटॉन को बाहर निकाल कर अम्लता को प्रदर्शित करेगा, और CO माइनस एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं किस प्रकार से जो एमिनो एसिड का जीटर आयन स्ट्रक्चर है वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और साथ ही वो क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। तो अम्ल की तरह व्यवहार के लिए अगर मान लीजिए एमिनो एसिड का हम जली विलयन लेते हैं, तो जली विलयन में ये जो जीटर आयन स्ट्रक्चर में NH3 पर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस H2O पर के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि एक प्रोटॉन यहाँ से निकलकर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर और H3O प्लस बना लेगा। इसी तरह से ये यहाँ से चूंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन निकला है और किसने ग्रहण किया, वाटर के मॉलिक्यूल ने ग्रहण किया है, तो एमिनो एसिड प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एमिनो एसिड अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। एमिनो एसिड क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, कि अगर जली विलयन लें इसमें, तो ये जो CO माइनस जो इसका ग्रुप है यहाँ पर, ये जल के से एक H प्लस आयन को ले लेता और बना लेता COH। अब चूंकि ये CO माइनस H2O से H प्लस यानी एक प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, और व्यवहार करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 प्लस CH2COH। यानी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बता रही है कि एमिनो एसिड में जो CO माइनस ग्रुप है वो एक प्रोटॉन को लेकर और एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। H2O में से H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे बच गया OH माइनस। तो ये रिएक्शन बताती है कि एमिनो एसिड का व्यवहार क्षार की तरह है, और ये ऊपर वाली रिएक्शन बताती है कि एमिनो एसिड का व्यवहार अम्ल की तरह भी होता है, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह ही व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि एमिनो एसिड में दो अम्लीय समूह है, एक तो NH3 प्लस है और दूसरा COH है। तो NH3 प्लस और COH दो अम्लीय समूह है। तो अब अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन के दौरान इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो, तो प्रोटॉन कौन देगा, तो इसमें जो प्रायोरिटी पर प्रोटॉन देगा वो है COH प्रोटॉन देने वाला समूह होगा, किसकी तुलना में, NH3 प्लस की तुलना में। यानी कि किसी भी परिस्थिति में दोनों के मध्य अगर कंपटीशन होता है तो प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा COH, क्योंकि जो COH है उसकी के वैल्यू का मान अधिक है किसकी तुलना में, NH3 प्लस की तुलना में। इसी प्रकार से इसमें दो क्षारीय समूह है, एक तो है NH2 और एक है CO माइनस। अब अगर किन्हीं परिस्थितियों में इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला जो समूह होगा वो NH2 होगा, क्योंकि NH2 के लिए Kb की वैल्यू का मान अधिक है किसकी तुलना में, कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में, CO माइनस की तुलना में। तो एमिनो एसिड्स भिन्न भिन्न माध्यम में अपना भिन्न भिन्न व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एमिनो एसिड्स को अगर हम अम्लीय माध्यम में एमिनो एसिड्स का व्यवहार देखें, तो एमिनो एसिड्स अम्लीय माध्यम में क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और दुर्बल अम्ल देते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये एमिनो एसिड का जीटर आयन स्ट्रक्चर है और ये अम्लीय माध्यम है, H3O प्लस आयन, H3O प्लस मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जब माध्यम अम्लीय रखा जाता है तो ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि ये अपने CO माइनस को यूज करके H3O प्लस से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ये बना लेते हैं H3O प्लस CH2COH और वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो बचा है इसके पास H2O। यानी कि क्या दे रहे हैं, ये अम्लीय माध्यम में एमिनो अम्ल दुर्बल अम्ल को बनाते हैं, यानी कि क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अगर माध्यम हम क्षारीय माध्यम ले लें, जैसे यहाँ पे ये क्षारीय माध्यम लिया है, तो क्षारीय माध्यम में ये क्या करते हैं, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्षारीय माध्यम में यहाँ पर जो NH3 प्लस है, इससे एक प्रोटॉन निकल के इस OH माइनस पर ऐड हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया और साथ में बना दुर्बल क्षार NH2CH2CO माइनस। यानी कि प्रबल क्षारीय माध्यम में एमिनो एसिड जो है वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और व्यवहार करके
दुर्बल क्षार बनाते हैं। इसका मतलब है कि एमिनो एसिड का अगर हम जलीय विलयन लेते हैं तो इसमें 3 आयन साम्यावस्था में रहते हैं। अगर क्षारीय, ये यहाँ पर ये जीटर आयन स्ट्रक्चर है, जीटर आयन स्ट्रक्चर में अगर हम माध्यम यहाँ पर अम्लीय लेते हैं तो ये जीटर आयन स्ट्रक्चर इस तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है NH3+ CH2COOH, जिसको हमने नाम दिया थर्ड। और अगर हम क्षारीय माध्यम लेते हैं तो ये जो जीटर आयन स्ट्रक्चर है वो NH2CH2CO- में कन्वर्ट होता है। किस तरह से होता है इसको भी हम समझ सकते हैं कि जब माध्यम हमने अम्लीय लिया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अम्लीय माध्यम लेने पर यहाँ पर जो CO- है वो H+ को ग्रहण करके और ये स्ट्रक्चर बना लेगा। और अगर जब हम क्षारीय माध्यम ले रहे हैं तो क्षारीय माध्यम में, ये क्षारीय माध्यम लिया यहाँ पर OH- इस डायरेक्शन में, तो NH3 का H+ OH- के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा और हमें एनायन मिलेगा। इस प्रकार का एनायन मिल जाएगा। ये एनायन H+ को ग्रहण करके ये जीटर आयन में कन्वर्ट हो सकता है। और ये वाला जो पॉजिटिव आयन बना है वो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि क्षार की उपस्थिति में ये क्या करता है कि यहाँ से एक H को ले लेता है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है और बाहर निकाल के वापस जीटर आयन में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जीटर आयन और स्ट्रक्चर सेकेंड और स्ट्रक्चर थर्ड, ये तीनों जो आयनिक स्ट्रक्चर है, ये तीनों आयनिक स्ट्रक्चर साम्यावस्था में रहते हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर साम्यावस्था में रहने के कारण ही एमिनो एसिड NH2 समूह की भी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं देता है और COH ग्रुप की भी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये स्ट्रक्चर में NH3+ CH2COH, COH ग्रुप उपस्थित है इस स्ट्रक्चर में, तो अगर हम इसका एस्टरिफिकेशन करते हैं एमिनो एसिड का, तो एस्टरिफिकेशन से जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो का जो जीटर आयन स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट होगा, NH3CH2COH में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने पर वो जो इथाइल अल्कोहल है, एस्टरिफिकेशन हम कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता रहता है। तो इसके कारण ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसकी कमी हो जाती है। कमी होने के कारण ये जीटर आयन स्ट्रक्चर वापस इसको बनाता है, यानी कि साम में इस डायरेक्शन में बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तब तक विस्थापित होता है जब तक कि सारे एमिनो एसिड का एस्टरिफिकेशन न हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम एसाइलेशन करते हैं तो एसाइलेशन करने पर जो एमिनो ग्रुप का एसाइलेशन करें या एल्किलीकरण करें, तो एल्किलीकरण करने पर जो एमिनो ग्रुप है उसका एल्किलीकरण होता जाता है। और ये तब तक होता है जब तक कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो एल्काइलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि जो साम्य है वो राइट हैंड डायरेक्शन की ओर, यानी कि दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम एसाइलेशन के द्वारा एमिनो ग्रुप की उपस्थिति और एल्काइलेशन के द्वारा एमिनो ग्रुप की उपस्थिति और एस्टरिफिकेशन के द्वारा हम COH ग्रुप की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि जो एमिनो एसिड है वो जीटर आयन स्ट्रक्चर, यानी कि NH3+ CHR CO- जो कि डायपोलर आयन स्ट्रक्चर है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, टी यहाँ लिखना, या T है POINT, और हिंदी में हम कहते हैं समविभव बिंदु। क्या होता है समविभव बिंदु? हम सभी को पता है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य के जो धनायन है वो कैथोड की ओर गमन करते हैं और जो ऋणायन है वो एनोड की ओर गमन करते हैं। और हमारा जो एमिनो एसिड है वो डायपोलर आयन है, तो ये किस इलेक्ट्रोड पर गमन करेगा ये डिपेंड करेगा कि उस विलयन का माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है। तो देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में क्या होगा और क्षारीय माध्यम में क्या होगा। अगर हम मान लीजिए अम्लीय माध्यम रखते हैं
तो ये चूंकि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो कि जीटर आयन स्ट्रक्चर है, जिसमें कि दो पोल है, पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल है। तो जब अम्लीय माध्यम करते हैं तो यहाँ पर COO यहाँ के इस H3O के एक H प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है COH। तो हमें जो जीटर आयन स्ट्रक्चर है वो इसमें कन्वर्ट हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव आयन यहाँ पर बन गया जीटर आयन की बजाय, यानी कि धनायन बन गया। तो अब हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अम्लीय माध्यम में, तो धनायन बनने के कारण धनायन हमेशा कैथोड की ओर गमन करेगा। तो ये जो एमिनो एसिड है वो कैथोड की ओर गमन करने लगता है। अगर हम जो विलयन ले रहे हैं एमिनो एसिड का वो क्षारीय माध्यम में लें, तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, यहाँ से जो NH3+ है, यहाँ से एक H+ निकलकर इस OH के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा और जीटर आयन स्ट्रक्चर के स्थान पर स्ट्रक्चर बन जाएगी थर्ड स्ट्रक्चर NH2CH2CO-। अब ये चूंकि नेगेटिव आयन है तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, यानी कि ये एनोड की ओर गमन करने लगेगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी दिखाया है कि अगर हम मान लीजिए अम्लीय माध्यम लेते हैं तो अम्लीय माध्यम में एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहता है, NH3+CH2COH फॉर्म में, यानी कि केटायन के फॉर्म में रहता है। केटायन के फॉर्म में रहने के कारण ये कैथोड की ओर गमन करने लगता है। और अगर हम क्षारीय माध्यम लेते हैं एमिनो अम्ल का, तो एमिनो अम्ल NH2CH2CO- के फॉर्म में, यानी कि ऋणायन के फॉर्म में रहता है। तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गमन करने लगता है। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब ये एनोड की ओर गमन करेगा और ये कैथोड की ओर गमन करेगा। तो हम इसको डायग्राम्स के द्वारा भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि माध्यम अलग अलग लेने पर एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं किस इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गमन करते हैं। अब यदि किसी कारणवश ये जो धनायन बना है और ये ऋणायन बना है, इनकी अगर सांद्रता बिल्कुल बराबर हो जाए तो एमिनो एसिड का गमन बिल्कुल नहीं होगा, एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धनायन जितनी देर में कैथोड की ओर गमन करता है उतनी देर में एनायन एनोड की ओर गमन करता है, यानी जितनी दूरी ये तय करता है उतनी दूरी ये भी, यानी कि एनायन भी तय कर लेता है। तो नेट रिजल्ट जो होता है एमिनो एसिड के गमन का, जो नेट रिजल्ट होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि एमिनो एसिड का कोई अभिगमन नहीं होता अगर धनायन और ऋणायन की सांद्रता बराबर हो, यानी कि वह pH या वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर कि धनायन और ऋणायन की सांद्रता अगर बराबर हो जाती है तो एमिनो एसिड का अभिगमन नहीं होता है। और हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोल सकते हैं कि अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु, अर्थात विलयन की वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम pH में लेते हैं, तो वह pH जिस पर कि एमिनो एसिड का विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, वह बिंदु कहलाता है समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है सभी एमिनो एसिड्स के लिए समान नहीं होता है। जो अम्लीय एमिनो एसिड होते हैं उनके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु का मान होता है नियर अबाउट 3। जो क्षारीय एमिनो एसिड होते हैं उनके लिए जो समविभव बिंदु है उसका मान होता है नियर अबाउट 10। और जो उदासीन एमिनो एसिड होते हैं उनका जो समविभव बिंदु का जो पॉइंट है वो होता है नियर अबाउट 7, मान जो होता है नियर अबाउट 7 होता है। जनरली ये 6.54 के आसपास होता है उदासीन एमिनो एसिड्स के लिए। ग्लाइसिन के लिए जो समविभव बिंदु निकाला गया वो 6.1 निकाला गया है। तो अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए समविभव बिंदु का मान अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत कण संचलन और एमिनो एसिड का पेपर विद्युत कण संचलन द्वारा पृथक्करण कैसे किया जाता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम एमिनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। समविभव बिंदु वह अम्लता या क्षारकता या वह pH का मान जिस पर कि एमिनो एसिड का गमन नहीं होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो उस
समविभव बिंदु पर जो एमिनो एसिड है उसकी जो विलेयता है वो न्यूनतम होती है। इसका मतलब है कि समविभव बिंदु पर जो जीटर आयन की जो सांद्रता है वो अधिकतम होगी। तो अगर हम माध्यम अम्लीय कर देते हैं तो अम्लीय माध्यम में धनायन की विलेयता अधिक होगी और क्षारीय माध्यम में ऋणायन की विलेयता अधिक होगी। तो इस गुण के कारण विद्युत कण संचलन के द्वारा हम एमिनो एसिड के जो मिश्रण है उसको पृथक कर सकते हैं। तो विभिन्न एमिनो एसिड का जो समविभव बिंदु के कम या अधिक पीएच पर जो आयनिक फॉर्म होता है वो अधिक पीएच पर ऋणायन के फॉर्म में होगा और कम पीएच पर धनायन के फॉर्म में होता है। तो समविभव बिंदु के अतिरिक्त अन्य पीएच पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमिनो एसिड इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका उपयोग करके हम एमिनो एसिड्स के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। क्या करते हैं कि एमिनो एसिड के मिश्रण का एक धब्बा हम एक फिल्टर पेपर, जिसका ये एक सिरा है दूसरा ये सिरा है, इसको हम बफर विलयन में जिसका कि पीएच हमको ज्ञात होता है उसमें अंदर डिप कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड एक एथोड और एक ये एनोड, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमिनो एसिड्स अलग अलग इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएच की वैल्यू हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अलग ली, अन्य उस पर पीएच लिया हुआ है। तो एमिनो एसिड्स का जो अभिगमन होने लगता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जो एमिनो एसिड्स हैं वो अलग अलग वेग से इधर की ओर गमन करने लग जाते हैं, और वे इस तरह से गमन करने के कारण उनकी जो वेग की गति होती है वो भी अलग होती है। इसके कारण से जो यहाँ पर एमिनो एसिड का मिश्रण हमने लिया था वो पृथक हो जाता है और हमें इस तरह से एक अलग अलग एमिनो एसिड की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो इन्हें हम अलग करके और एकत्रित कर लेते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं पेपर विद्युत कण संचलन द्वारा एमिनो एसिड का पृथक्करण। यहाँ पर जो हमने एमिनो एसिड का धब्बा लिया था, यानी कि ये धब्बा का मतलब है एमिनो एसिड का मिश्रण। एमिनो एसिड का मिश्रण हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ था, वो मिश्रण अलग अलग एमिनो एसिड के अलग अलग कलर्ड फॉर्म में यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। ये स्थिति तब है जबकि हमने विभव नहीं लगाया हुआ, यानी कि करंट प्रवाहित नहीं की है, और जब हम करंट प्रवाहित कर लेते हैं तो ये जो एमिनो एसिड का मिश्रण है वो अलग अलग एमिनो एसिड में पृथक हो जाता है और इसको हम यहाँ से अलग करके एकत्रित कर लेते हैं। तो हम पेपर विद्युत कण संचलन द्वारा एमिनो एसिड का पृथक्करण कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके हम जो एमिनो एसिड का मिश्रण है उसको अलग अलग कर सकते हैं। धन्यवाद।